नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी भूतिया कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानियाँ पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। मेरा नाम ज्योति वर्मा है और मैं शिमला में रहने वाली हूँ। मैं एक नर्स हूँ। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी दोस्त बानी की सच्ची कहानी में आपको बताने जा रही हूँ। बानी एक दिलफेक लड़की थी। उसके कई बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। एक बार वो गर्भवती हो गई और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया। बानी के माँ बाप ने उसे खूब पीटा और उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यापारी से करवा दी, जिसने वानी को और उसके नाजायज बच्चे को अपना लिया। वानी ने शादी तो कर ली पर वो सुधरी अभी तक भी नहीं। उसने अपनी नवजात पैदा हुई बच्ची का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। उसके पति, सास, ससुर और माता पिता ने उसे खूब समझाया पर वो सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त थी। एक बार तो मैंने भी उसे समझाया पर उसने उल्टा नाराज होकर मुझसे ही दोस्ती तोड़ दी। ठीक से समय पर खाना और माँ का प्यार न मिलने के कारण वानी की बेटी 4 साल की उम्र में बीमार रहने लगी और वानी को सैर सपाटे करने की वजह उसका ख्याल रखना पड़ रहा था, जिससे वो बीमार बच्ची को रोने पर मारने पीटने लग जाती। वानी किसी भी तरह अपने अधेड़ पति से और बीमार बच्ची से आज़ाद होकर अपनी वाहियात गुलछड़े उड़ाने वाली ज़िंदगी में लौटना चाहती थी। और एक बार हमें खबर मिली कि वानी की बेटी बीमारी के कारण मर गई। मुझे पक्का यकीन था कि वानी ने ही कुछ किया होगा। वो अपनी जिद में आकर कुछ भी कर सकती थी। वानी के पति ने भी शंके की वजह से वानी को निकाल दिया और उसका तलाक हो गया। अब वानी फिर से लड़के घुमाने लगी थी। मेरे सामने ही उसका मायका था। एक दिन वो मुझसे मिलने आई और कुछ पैसे मांगने लगी। उस वक्त मेरे गुस्से का बांध टूट गया। मैंने कहा कि तू तो मुझसे दोस्ती का रिश्ता तोड़ चुकी है और बच्चे को मारने वाली डायनों से मुझे कोई संपर्क नहीं रखना। तू चली जा मेरे घर से और कभी वापस मत लौटना। वो गालियाँ बकती हुई मेरे घर से चली गई। पता नहीं उस वक्त कहाँ से मुझ में वो सब बोलने की जोश आ गया था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। वानी पर ऐसा गंभीर इल्ज़ाम लगाने पर मेरे माता पिता ने मुझे खूब डांटा और अंकल और आंटी भी मुझ पर नाराज़ हो गए, क्योंकि उसकी बेटी के लिए मैंने ऐसा बोला था। उसी रात मेरी डर की कहानी शुरू हुई। वानी की बच्ची मेरे रूम के टीवी पर बैठी बैठी मेरे सामने देखकर हंस रही थी और ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे माँ बाप ने कहा कि मेरा भ्रम होगा, पर अगली बार नहाते वक्त वानी की बेटी मेरे साथ बाथरूम में दिखी। वो बस मुझे देखकर हंसती जाती और मेरे ओर हाथ बढ़ाती। मुझे वानी की मरी हुई बच्ची दिख रही थी। ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। रात तो रात, दिन में भी उस मासूम बच्ची की आत्मा मुझे दिखने लगी। वो मुझे पुकारती रहती थी और हंसती रहती। और उसके बाद हमारे खानदानी पंडित से पूछवाने पर पता चला कि उस लड़की की मौत गला दबाने के कारण हुई है। और जब मैंने उसकी माँ को गुस्से में उसका कातिल बताया, तब उस बच्चे की रूह खुश हो गई थी और उसे लगा कि मैं उसकी हकीकत सारी दुनिया के सामने ला दूंगी। इसी मकसद से वो बार बार मुझे दिख रही है। कोई सबूत और गवाह न होने के कारण वानी पर गुनाह साबित तो होने से रहा, पर मैंने उस मासूम बच्चे की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए शांति पाठ करवाए और गूंगे जानवरों को खाना खिलाया, ताकि उस धार्मिक कार्य का फल उस मासूम तक पहुँचे और उसे मुक्ति मिले। औरत जात के नाम पर कलंक मेरी दोस्त वानी कुछ ही समय पहले एक वाहन दुर्घटना में मारी गई, जब वो शराब के नशे में अपने लफंगे दोस्त के साथ पार्टी करके घर लौट रही थी। मुझे अब भी कभी कभी उस मासूम बच्चे की आत्मा नजर आती रहती है। बस वो दूर खड़ी खड़ी
मुझे देखकर मुस्कुराती रहती है। तो दोस्तों, आपको यह हमारी पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलिए दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। मित्रों, मेरा नाम मनीष व्यास है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं चॉकलेट बेचने वाली एजेंसी के लिए सेल्स एजेंट की तौर पर काम करता था। दिन भर में मुझे 30 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था और अलग अलग लोगों से मिलकर हमारे प्रोडक्ट के ऑर्डर लेने होते थे। कभी कभी एजेंसी का मालिक मुझे बाइक देता था और कभी कभी रिक्शे का भाड़ा देता था। 3 महीने पहले एक ऐसे भयानक भूत से मेरा सामना हुआ। तब से मैंने खौफ और डर के मारे बिस्तर पकड़ लिया है। हुआ ये था कि रोज़ की तरह सुबह में पेन, कैलकुलेटर और ग्राहकों की लिस्ट लेकर बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करने लगा। तभी एक पुराना ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका। मैंने देखा उसके अंदर सफ़ेद कपड़ों वाला, घुंघराले लंबे बालों वाला, काला सा अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने उससे कहा कि 4 घंटे का काम है और 10 से 15 जगह पर रुकना है। वो बोला ठीक है, बैठ जाओ। मैं बैठ तो गया, पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो उसके साथ चाहने से। उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और ऑडियो टेप बजाने लगा। वो कुछ तंत्र मंत्र वाले श्लोक बजा रहा था और रास्तों में आने वाले मंदिरों से दूर दूर से ऑटो रिक्शा निकालने लगता और मंदिर देखकर गुस्से से चिल्ला देता था कि जैसे कि उसे कुछ तकलीफ हो रही हो। ये सब देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये ऑटो वाला आदमी कुछ गड़बड़ है। या तो ये पागल है या फिर इसके अंदर भूत प्रेत का वास है। मैंने फ़ौरन उसे ऑटो रिक्शा रोकने को कहा, क्योंकि अब मुझे उससे डर लगने लगा था। उसने मुझसे कहा कि भैया, ब्रेक काम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठे रहो। मैं चालू रिक्शे में चिल्लाने लगा। वो इंसान पागलों की तरह ज़ोर से हंसने लगा और फिर वो पूरी तरह से अपने मुंडी 180 डिग्री घुमाकर मुझे घूरने लगा और बोलने लगा कि चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर मैं सुन पड़ गया। मेरी जबान हलक से नीचे उतर गई। अब मैं उस रहस्यमय व्यक्ति के हवाले था। वो मुझे घंटों तक सुनसान रास्तों पर ऑटो रिक्शा में घुमाता रहा और अचानक ऑटो रिक्शा रोककर मेरी ओर घुमा और बोला कि तुम जैसे ठंडे खून वाले इंसान का मैं क्या करूं? तुम मेरे किसी काम के नहीं। उतर के भाग जा मेरे ऑटो रिक्शा से, वरना मैं तुझे यहीं निकल जाऊंगा। मैं उस ऑटो रिक्शा से भागना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए थे और सांसें थम सी गई थी। एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह मैं वहीं लाचार बैठा रहा। उसने फिर गुस्से से चिल्लाते हुए अंगूठियों से भरा हुआ पंजे से मेरे सिर पर दे मारा और मैं किसी गेंद की तरह उछलकर रोड पर गिर गया और मैं बेसुध हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं उसी ऑटो रिक्शा के पास फुटपाथ पर पड़ा था। अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बज चुके थे और बस स्टैंड पर खड़े लोग नफरत और धिक्कार भरी नज़र से मेरी ओर देखे जा रहे थे, जैसे मैं कोई शराबी हूँ और दारू पीकर रोड पर गिरा पड़ा हूँ। मुझ में उठने तक की शक्ति नहीं थी। मैंने लेटे लेटे ही अपने दोस्त को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाया और वो मुझे वहाँ से उठाकर मेरे घर तक ले गया। आज भी मैं डर के साए में हूँ और एक ही डर सताता रहता है कि कहीं फिर से उस ऑटो रिक्शा वाले भूत से मेरा कहीं सामना न हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये हमारी दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हम अब तीसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम अरविंद है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। इससे ज़्यादा अपने बारे में मैं कुछ और डिटेल्स नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने साथ हुई वैश्याना घटना की हकीकत बताने के बाद मैं दुनिया के सामने मजाक का पात्र बन जाऊं। ये उस दिनों की बात है जब मेरा कॉलेज का 3रा साल शुरू हुआ था। खूबसूरत हसीना के रूप में दिल दहलाने वाली क्रूर आत्मा का आतंक मैंने उस दिन झेला था। सच कहूँ तो मैं उस दिन मौत के मुंह से वापस आया था। मैं जूहू पर बैठा नारियल पानी पी रहा था।
दोपहर के 12 बजे थे। सामने कुछ ही दूर पर एक सुंदर सी लड़की मेरे सामने घूरे जा रही थी। मैंने भी शर्म को कुएं में डालकर हाथ से बाय कर दिया और स्माइल दे दी। मुझे लगा कि आसपास कोई भीड़ नहीं है। मामला बिगड़ा तो आराम से 9-2-11 हो जाऊंगा। तभी मेरे पसीने छूट गए क्योंकि वो हीरोइन टाइप लड़की चलकर मेरे पास आने लगी। मुझे लगा आज तो पक्का सैंडल पड़ेगा या उसकी 5 उंगलियां मेरे गाल पे छपेगी। पर गजब हो गया, उस लड़की ने आकर मुझसे हाथ मिलाया और सीधा मुझसे बोली कि चलो कहीं और चले। नारियल पानी वाला उस हूर परी को मेरे जैसे शर्मीले रोमियो के साथ देकर कोमा में जाने वाला था और मेरी भी सिट्टी पिट्टी गुल थी और आधा पिया नारियल फेंक कर उसके साथ लट्टू की तरह चल दिया। मैंने फट से बाइक स्टार्ट की। वो भी लपक कर पीछे वाली सीट पर मुझसे सट कर बैठ गई और हम चल दिए। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कहाँ चलेंगे। उसने कहा कब्रिस्तान ले लो। मैं बोला अच्छा, और वहाँ क्या करेंगे? उसने बोला तेरा खून पीना है मुझे। उसके वेहकी वेहकी बातें सुनकर मेरी थोड़ी थोड़ी फटने जरूर लगी थी। फिर भी मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली आफत। मेरा लगातार सवाल पूछना उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने बाइक रुकवा दी और बाइक से उतरकर बोली कि अगर तुमने रास्ते में आगे एक भी और सवाल किया तो मैं तुम्हारे गले से ताज़ा खून चूसने लगूंगी और तुम्हारा मांस भी नोच लूंगी। एक खूबसूरत लड़की के ऐसे बर्ताव से मैं सदमे में था। मुझे लगा ये शायद सन की होगी या पक्का इसमें कुछ आत्मा वात्मा का साया है। उसने जहाँ बताया था वहाँ मैंने बाइक ले ली और उसके उतरते ही मैंने उसको कहा अच्छा चलो मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। मेरे जाने की बात सुनकर वो पूरी तरह पलट गई और हंसते हंसते बोली अरे तुम तो डर गए, मैं तो मस्ती कर रही थी। आओ अंदर आओ। यहाँ अंदर सिर्फ मेरे फादर की कब्र पर मुझे थोड़ा समय बिताना है, फिर चले जाएंगे। तुम मुझे वापस जूहू छोड़ देना और चले जाना। अब इमोशनल टच देकर उसने कवर तो कर लिया, पर मेरी पूरी तरह हालत पतली हो गई थी। हिम्मत करके मैं उसके साथ कब्रिस्तान में घुस गया। कब्रिस्तान के अंदर अजीब सन्नाटा था। वहाँ पहुँचते ही उसने पेड़ की छाँव में खड़े होकर अपना रूप बदला। उस लड़की ने अपने बाल बिखरा के खोल दिया और दुपट्टा पेड़ की डाल पर लटका दिया और उसी पेड़ पर उल्टी लटक गई। मैं तो पगला गया और उधर से गेट की ओर भागा। गेट पर पहुंचा तो देखता हूं कि वो लड़की बिखरे बाल और लाल आंखों के साथ मेरे सामने ही खड़ी है। मैं कांपने और गिड़गिड़ाने लगा, पर वो मेरे सामने से नहीं हटी। उसने अजीब विकराल आवाज़ में कहा कि बहुत जवानी चढ़ी है ना, आज तेरी सारी गर्मी उतार दूंगी नालायक। मैं साइड से भागने लगा तो उसने मेरी टांग पकड़ ली और मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। फिर उसने मुझे ऐसी जगह मुक्का मारा कि मैं बात नहीं कर सकता। मुझे मुक्के का दर्द कम हुआ था, पर वहाँ एक जोरदार झटका लगा था, जैसे किसी ने मुझे बिजली के नंगे तार पर घोड़ा पलंग बैठा दिया हो। उसके बाद मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो खुद को कब्रिस्तान में नहीं, जूहू चौपाटी की रेत पर पड़ा पाया और मेरी बाइक भी वहीं थी। मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। वो लड़की बेहद खूबसूरत होने के कारण बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़कर उसे तंग किया करते थे। उस लड़की को कुछ बदमाशों ने मार दिया था और वहीं उसकी लाश फेंक दी थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ आने जाने वाले मनचले लड़कों को बाइक से रुकवा कर उनको प्रताड़ित करती है। जब मुझे इस बात का पता चला तो उस दिन से शाम को मैं अकेले कभी जूहू चौपाटी नहीं आया और कभी कभार दिन में भी जूहू चौपाटी गुजरते वक्त मुझे वो घटना अभी भी याद आती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी तीसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हम अब चौथी और अंतिम कहानी की तरफ। मित्रों, मेरा नाम अखिलेश है
और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे दोस्त विनेश से मेरी दोस्ती तब हुई थी जब हम 12वीं कक्षा में आए थे। स्वामी नारायण स्कूल में विनेश मेरा पहला दोस्त बन गया था। मेरे दोस्त विनेश के पिता एक मनमोजी इंसान है। विनेश के पिता का नाम बावन भाई है। वो भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच जैसे आसुरी शक्तियों में बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन 2 वर्ष पहले पिशाच ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि वो ना तो खा पाते ना ही सो पाते। पिशाच के शिकंजे में आने के बाद एक दिन मैं उन्हें देखने के लिए गया था, पर दोस्त के पिता की खबर पूछने जाना मुझे भारी पड़ गया था। उस दिन उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और मेरे कान में जिस तरह वो चीखे, मेरी तो सांसें अटक गई थी। आज मैं उस सत्य घटना कहने जा रहा हूँ जो विनेश के पिता बावन भाई के साथ घटी थी। बावन भाई बिजली विभाग में कर्मचारी थे और बावन भाई भूतिया जगहों को चुन चुन कर वहाँ घूमने जाते और पारलौकिक शक्तियों को ललकारते। विनेश के पिता तांत्रिकों और अग्रियों की मस्ती भी किया करते थे। बावन भाई की सारी मस्ती उस दिन निकल गई जब उनका पाला एक खून चूसने वाली सन की पिशाच से पड़ा। हुआ यूं था कि दिवाली के अगले दिन पड़ने वाली काली चौदसी के दिन बावन भाई नौकरी पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चौराहे पर किसी ने पानी से गोला घेरा बनाकर उसमें नींबू, मावे के पेड़े और लाल कपड़ा रखा हुआ था। बावन भाई ने सारा कुछ उठा लिया और ऑफिस पर जाकर वो सामग्री टेबल पर रख दी और नाश्ता मंगाकर वो नज़र उतारने वाला नींबू तथा पेड़े नाश्ते में खा गए और लाल कपड़े से मुंह साफ करके उसे गटर में फेंक दिया। बावन भाई को समझ नहीं थी कि वो किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो चौक पर पड़ा उतारा एक पिशाच उतारा था और उसे एक अघोरी ने चौक में आज़ाद किया था, और वो प्रेत अब नींबू और पेड़े के माध्यम से बावन भाई की लेने वाला था। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, बावन भाई का सिर भारी होने लगा और दोपहर के 12 बजते ही उन्हें खून की उल्टी हुई। सारे ऑफिस कर्मी ये देखकर बहुचक्के रह गए और तुरंत बावन भाई को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज तो लगा दिया, पर पिशाच नाम की बीमारी को भला डॉक्टर कैसे भगाते। रात 12 बजे से पिशाच ने तांडव शुरू कर दिया। बावन भाई के पेट को कभी फुला देता तो कभी अंदर कर देता, कभी उनके सामने आकर नाचता तो कभी उन्हें काटने लगता, कभी उसका गला पकड़ लेता तो कभी उनके कपड़े फाड़ देता। बावन भाई को तुरंत अस्पताल से घर ले जाना पड़ा, जहां उन्हें बांध कर रखना पड़ा था। मेरे दोस्त के पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता है। उनकी ऐसी दशा 3 महीने तक रही। इन 3 महीनों में वो एक कैंसर पीड़ित रोगी जितने कमज़ोर हो गए थे और उन्होंने सबसे बात करना तक छोड़ दिया था। उनके घर वालों ने बावन भाई को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवा, दुआ, डांट, फटकार, प्यार सब आजमाया, पर बावन भाई दिन पर दिन बेकाबू और बीमार ही बनते गए। अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इनकी बीमारी हमारी समझ से बाहर है। तभी चमत्कार हुआ और एक अघोरी साधु बावन भाई के घर आया। उसने सिर्फ इतना कहा कि आपके घर में जिसे रहस्यमय तकलीफ़ है उसे मेरे सामने ले आइए, मैं उसकी तकलीफ़ ले जाने आया हूँ। मेरे दोस्त विनेश की माँ ने तुरंत अपने पति बावन भाई को वहाँ खड़ा कर दिया। उस साधु अघोरी ने फिर कहा कि जाकर कुछ पेड़े और एक नींबू और लाल कपड़े लेकर आओ। आंटी ने तुरंत सारी सामग्री ला दी और उस अघोरी साधु ने वो सब बावन भाई को जूठा करने को कहा। फिर अघोरी वो जूठा पेड़ा और नींबू वहीं खुद खा गया और लाल कपड़े को अपने गले में बांध लिया। फिर एक पानी का लोटा उसने बावन भाई के सिर पे घुमाकर वो पानी खुद पी गया और वहाँ से वो चला गया। अघोरी साधु के जाने के बाद 3 दिन में बावन भाई जैसे थे वैसे बन गए। और अजीब बात यह है कि बावन भाई को
ये तक याद नहीं है कि खुद की हालत उनकी क्या हुई थी। और आज भी वो भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच में नहीं मानते हैं और मनमर्जी से पारलौकिक शक्तियों को ललकारते रहते हैं और मज़े से ज़िंदगी बिताते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी कहानियाँ अच्छी लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, ऐसी कोई पारलौकिक अनुभव है तो हमें लिख कर भेजना ना भूलिएगा। हमारे ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।